हेलो साथियों, वेलकम टू इंडियन क्लासेज। साथियों, एसएससी जीडी के एग्जाम 20 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं और 12 मार्च तक आपके एग्जाम चलेंगे। तो आपको एग्जाम के ध्यान में रखते हुए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स। वो भी जो अभी लास्ट ये बार हुए थे 2023 में, जनवरी फरवरी में, वो पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हीं पेपर से आप आइडिया लगा पाओगे कि इस बार हमको किस लेवल के, किस डेप्थ तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग किस लेवल की होने वाली है, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। वहीं से आपको आइडिया लगेगा। दूसरा जो एसएससी का ट्रेंड होता है वो होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चन पूछ लेना या फिर उससे इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछ लेना। तो हम आपकी सुविधा के लिए ना सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं, कंप्लीट पूरे सेट प्रोवाइड करवाएंगे, साथ ही क्वेश्चन से इधर उधर जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं एक क्वेश्चन से इधर उधर, वो सारे आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपकी एक बार आप अपनी थ्योरी कंप्लीट की और यहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, क्योंकि जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो एसएससी का ट्रेंड होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है और 90% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे 1 फरवरी 2023 का जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होता है 9 से 10 बजे के बीच में, ये पेपर सॉल्यूशन करें। इसका जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो रीजनिंग का होता है। हर रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के भी 20, हिंदी के 20 और जीके के 20। तो फर्स्ट सेक्शन में रीजनिंग था 2023 जनवरी फरवरी में जो एग्जाम होते हैं उसमें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। एक निश्चित कोट भाषा में मरीन को 100 और नॉर्मल को 126 के रूप में कोटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में REALM को किस प्रकार कोटबद्ध किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78। वो कैसे हो जाएगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमको दिया है कि मरीन को 100 लिखा जाता है। तो मरीन को 100 इस प्रकार लिखा जाता है कि एम कितने पे आता है हमारे अल्फाबेट क्रम में 13 पे आता है, ए कितने पे आता है 1 पे, आर कितने पे आता है 18 पे, आई 9 पे, एन 14 पे और ई 5 पे। जब हम उनको ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 60। तो 60 इंटू 2 करते हैं तो होता है 120 और 120 फिर हम माइनस करना पड़ेगा 20, तो आ जाएगा 100। अब हमको हर में नॉर्मल में भी ये होना चाहिए कि जो योग आएगा अल्फाबेट के क्रमों का उनसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और फिर माइनस 20 करेंगे। तो देख लेते हैं कि ये फॉलो हो रहा है कि नहीं। एन 14 पे, ओ 15 पे, आर 18 पे, एम 13 पे, ए 1 पे और एल 13 पे। इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 73। 73 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 146 और 146 माइनस 20 126। ऐसे ही REALM में हो जाएगा आर 18 पे, ई 5 पे, ए 1 पे, एल 12 पे और एम 13 पे। ऐड करेंगे तो 49, 49 इंटू 2 98, 98 माइनस 20 करेंगे तो यह आ जाएगा 78। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2। 8 व्यक्ति DEGHMNY और Z एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। Y पंक्ति के किसी एक सिरे पे बैठा है। Y और Z के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। EZ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। E और D के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। G D के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है लेकिन पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है। M Z के ठीक बगल में नहीं बैठा है। N H के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। H के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं ये हमसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3। वो कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप पहले इतने बड़े क्वेश्चन को पढ़िए मत, सीधे सीधे क्वेश्चन वाइज तुरंत आप सॉल्व करते चलिए, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, 60 मिनट ही होती है। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ोगे फिर समझोगे तो इतना टाइम नहीं होता है। ऐसे सिटिंग के जब सवाल आते हैं तो एक एक लाइन चलते जाइए और उनको अरेंज जो उनको बैठाते जाइए। तो 8 व्यक्ति ये हैं और उत्तर के वो मुख करके बैठे हैं। तो ये हमारी एक लाइन हो गई, इसमें ये उत्तर की दिशा हो गई। तो एक यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमसे पूछा ये 8 ऐसे बैठे हुए हैं तो Y Z के किसी एक सिरे पे बैठा है। तो हम सबसे पहले या तो Y कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, या फिर Y यहाँ पे, क्योंकि एक सिरे पे बैठा है। तो हम पहले एक जगह ही ले लेते हैं। कौन सी जगह ले लेते हैं? हम ले लेते हैं पहले इस जगह ले लेते हैं कि ये बाईं ओर बैठा हुआ है। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि Y पंक्ति किसी एक सिरे पे बैठा है। Y और Z के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो Y और Z के बीच में, तो Y के किधर चलना पड़ेगा? हमको दाईं तरफ चलना पड़ेगा, क्योंकि इधर तो ये एक सिरे पे बैठ गया है। तो यहाँ पे 3 छोड़ देंगे, 1 2 और 3। यहाँ चौथे पे बैठा थे Z। इन दोनों के बीच में कितने हो गए? 1 2 3, 3 बैठे हैं। आगे पढ़ते हैं। EZ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो
तो जेड के दाईं ओर, तो जेड का दाईं तो मतलब हमारा दाईं, कि उत्तर दिशा में मोए इधर साइड को मोए तो इसका दाईं इस साइड को हो जाएगा, और किधर बैठ ई जेड के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो यहाँ आ जाएगा ई, क्यों पहले स्थान पे ये दूसरे स्थान ये हो गया। अब ई और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो ई के इधर तो हो ही नहीं सकते दाईं तरफ, बाईं तरफ ही हो सकते हैं 3 व्यक्ति, तो 1 व्यक्ति 2 3, तो यहाँ आ जाएगा हमारे क्या डी आ जाएगा। अब ये डी आ गया, क्यों डी और ई के बीच में कितना हो गए 3 हो गए। आगे जी डी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है, तो जी और डी के बाईं ओर, तो डी के बाईं ओर सिर्फ एक ही जगह बच रही है, वो बच रही है वाई और डी के बीच में ही, तो यहाँ आ जाएगा जी, जी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है, तो जी किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है वाई और डी के बीच में। एम जेड के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो एम और जेड के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं, क्योंकि ये अगली बगली हो जाएगा, तो एम आ जाएगा लास्ट में, क्योंकि यही एक स्थान बच रहा है। अब जेड के अगली बगली कौन से आएंगे वो देख लेते हैं। एन जेड के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एन जेड, जेड हमारे ये हो गया, तो एन नहीं एन एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एन एच के दूसरे स्थान पर बैठा है, एन एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एच के दाईं ओर बैठना पड़ेगा। अगर यहाँ एच आया, अगर हम सोचें यहाँ इधर वाली पोजीशन में एच आ जाए, तो इसका दाईं ओर कौन सा आ सकता है, यहाँ एन आ सकता है। लेकिन अगर हम एन की जगह यहाँ एच कर दे हैं, कहाँ पे, अगर हम इधर साइड को एच करते हैं, यहाँ पे एच करते हैं, तो हमारे यहाँ पे एच के दाईं ओर, अब दाईं ओर तो फुल जगह है, तो एन आ ही नहीं सकता, तो इसका जो सही बनेगा वो ऐसे बनेगा कि यहाँ एन आएगा और यहाँ एच आएगा। इसके बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो एच ये हमारा एच हो गया ये वाला, और ये एच हो गया। अब इसके बाईं ओर हमको देखना है, तो बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो एक व्यक्ति डी जी और वाई, तो 3 व्यक्ति बैठे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। डी के बी एन ई एन डब्ल्यू एस क्वेश्चन मार्क जी टी एम सी एच डब्ल्यू एच एच। तो हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो हमारा डी है, डी के बाद क्या आता है ई आता है, तो पहला जो हमारे ये शब्द है यहाँ डी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ई से होएगा, और तो नेक्स्ट कौन से होएगा एफ से, और फिर जी फिर एच। तो जो हमारा फर्स्ट इनका जो हमारे ये शब्द है अक्षर समूह है, उसका जो फर्स्ट है वो बढ़ते हुए क्रम में पहले डी से स्टार्ट होगा, फिर ई से, फिर यहाँ पे एफ से, फिर जी से है ये, फिर एच से। तो हम देखेंगे इसमें एफ से कौन कौन से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट भी नहीं हो रहा, सेकंड भी नहीं हो रहा और फोर्थ भी नहीं हो रहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बाकी को हम देख सकते हैं कि दूसरे नंबर पर के है और दूसरे अक्षर समूह में एन है, तो के बाद कितना आ रहा है एन, मतलब हमको तीसरा अक्षर लेना है, तो के 11 पे आता है, 3 ऐड करेंगे तो 14, 14 पे हमारा एन है, तो जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा तो 14 + 3 करेंगे तो 17 आएगा, और 17 पे क्यों आएगा, तो दूसरे पे क्यों है, और क्यों के बाद हम 3 ऐड करेंगे 17 में तो आएगा 20, 20 पे टी, तो इसमें टी है। तो ऐसे ये पहले में तो 1-1 बढ़ते हुए, फिर दूसरे में 3-3 बढ़ते हुए, और ऐसे चौथे में भी बढ़ते हुए देख लेंगे, लेकिन हमारा आंसर पहले से ही निकल रहा है कि हम पहले ही लेटर को देख लेने पर ही। क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में मानना है और उन्हें शब्द में अक्षरों, व्यंजनों, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं करना है। तो दोस्त, दुश्मन, तो मरना, जीना, तो सीधी सी बात है कि दोस्त का उल्टा क्या होता है दुश्मन, और मरना का उल्टा क्या हो जाएगा जीना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जीवन का मृत्यु होता है, अंत का प्रारंभ होता है, रोना का हंसना होता है, तो जो मरना का उल्टा होएगा वो होएगा जीना। क्वेश्चन नंबर 5, दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन पर रखा जाता है। अब जब यहाँ पे दर्पण रखा जाता है तो हमको यहाँ पे जो बनेगा वो स्टार्ट होगा टी से, और इसका जो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हमको दिखेगा हर लेटर का, न कि ऊपर का नीचे, उल्टा नहीं होगा इमेज। तो यहाँ से टी से खत्म है, तो यहाँ से टी से स्टार्ट होगा उल्टा, तो उल्टा टी इधर हमारे पास है, उसके बाद ई उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे उल्टा नहीं है, तो ये फर्स्ट गलत हो गया, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ में है। फिर वी देखेंगे, वी ऐसे कैसे रहेगा,
वी 6 उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे उल्टा नहीं है तो ये भी गलत हो गया। तो हमारे थर्ड और फोर्थ बचे। 3 देख लेते हैं, 3 दोनों में उल्टा है, ओ भी सही है, और आर यहाँ पे सीधा सीधा आ गया, जबकि ये उल्टे, ये भी गलत हो गया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड राइट। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि माइनस और भाग को आपस में हमको बदल देना चाहिए। तो कैसे बदल दें कि अगर यहाँ हमारा भाग हो जाता है माइनस की जगह और यहाँ माइनस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा कि 6 का 72 भाग देंगे तो 12 6 72, तो 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई 216 और माइनस 24। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 216 इंटू 2 करते हैं तो कितना आ जाता है 432 आ जाता है, और 432 प्लस 12 ऐड करेंगे तो 444 आ जाएगा, और माइनस 24 करेंगे तो आ जाएगा 420। इसलिए ये इक्वल हो जाएगा 420 के समीकरण को संतुलित करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 3 निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत हो, निर्धारित करें कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। तो इसको हम सिंपल सा होता है कि पहले हमको इनको वेन आरेख के रूप में डिनोट कर लेंगे। कैसे? वो इस प्रकार हो जाएगा कि पहले कुछ पेंट ब्रश हैं, तो हमारा यहाँ पे जैसे ये ब्रश हो गया, बी से डिनोट कर देते हैं, और कुछ पेंट, तो कुछ पेंट ये ब्रश हैं, तो इसमें इस टाइप का वेन आरेख बनेगा। ये ब्रश हो गया और ये पेंट हो गया। अब हमारा आगे क्या पूछा है दूसरा कि सभी ब्रश चित्रफलक हैं, तो ये हमारा बी है ब्रश वाला। अब सभी ब्रश चित्रफलक हैं, तो ब्रश जो है वो सारे चित्रफलक के अंदर आ जाएंगे। इसको ये हमारा हो गया चित्रफलक, सी से डिनोट कर देते हैं। कुछ चित्रफलक टेबल हैं, कुछ चित्रफलक टेबल हैं, तो ये टेबल आ जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि टेबल अलग होता है, तो टी से। अब हम कथन देखते हैं, मतलब जो निष्कर्ष होते हैं। कथन से तुमने ये बना लिया, कुछ ब्रश टेबल है, तो टेबल का वेन आरेख ये है, और ब्रश का कलर चेंज कर लेते हैं। टेबल का तो वेन आरेख ये है और ब्रश का ये हो गया, तो ये तो बिल्कुल अलग हो गए। तो कुछ ब्रश टेबल है, तो ये कथन तो गलत हो गया कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो सही, तो फर्स्ट कथन गलत हो गया। सेकंड, कुछ पेंट चित्रफलक है, तो पेंट हमारा ये रहा, पी से डिनोट कर रखा है, और कुछ पेंट चित्रफलक है, और चित्रफलक ये हो गया हमारा बड़ा वाला, तो ये बिल्कुल राइट हो गया कि यहाँ पे ये कॉमन हो रहा है ये वाला एरिया। तो कुछ ब्रश कुछ पेंट चित्रफलक के हैं, तो सेकंड निष्कर्ष सही हो जाएगा। थर्ड है कुछ चित्रफलक ब्रश हैं। अब कुछ चित्रफलक, ये चित्रफलक है पूरा, कलर चेंज कर लेते हैं। कुछ चित्रफलक, ये हमारा पूरा चित्रफलक है, इसके अंदर ये ब्रश है, तो चित्रफलक का कुछ एरिया ब्रश के अंदर भी आ रहा है, तो कुछ चित्रफलक ब्रश भी हैं, तो कथन थर्ड भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा? 790 प्लस 5 डिवाइड 58 इंटू 5 माइनस 96 इक्वल टू 352। अब यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारा प्लस और डिवाइड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ रहा है। तो जब हम इसको एक्सचेंज कर देंगे कि 790 प्लस की जगह हम कर देंगे डिवाइड 5, और यहाँ प्लस कर देंगे 58 इंटू 5 माइनस 96। जब इसको हम मल्टीप्लाई कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 392 के। या आप थोड़ा सा सॉल्व करके देख सकते हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। तो इसमें हमको नजर आ रहा है कि जब हम 104 का संबंध 13 से, 104 का संबंध 13 से, तो 104 में हम 13 का भाग देते हैं तो कितने बार जाता है? 13 इंटू 104 मतलब 8 बार। ऐसे ही जो हमारे 168 का संबंध 21 से है, तो 168 में हम जब 21 से भाग देते हैं तो ये भी जाता है 8 बार। तो हमको ये क्वेश्चन मार्क में 37 का भाग दें तो वो 8 बार जाना चाहिए, तो अर्थात क्वेश्चन मार्क जी क्या आना चाहिए? 37 इंटू 8। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 296। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट
296 का संबंध हो जाएगा 37 का, क्योंकि 37 का 296 में भाग देंगे तो ये पूरी बार 8 बार जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित है। आकृति घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये आकृति है। अब इसमें हमको नजर आ रहा है कि इस तरफ ऐसा एरो का निशान हमको आकृति में कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। ये एरो ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये इधर साइड को है, ये वाला एरो, इधर साइड को कोई भी एरो नहीं है, तो ये फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता। सेकंड, इधर साइड को, अब इधर साइड को इस साइड में नहीं है, या तो स्ट्रेट एरो है या फिर इस तरफ एरो है, तो ये भी सेकंड में गलत हो गया। थर्ड हमको नजर आ रहा है कि ये थर्ड भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि थर्ड को हम यहाँ पे ये एरो नजर आ रहा है, ये रहा और ऐसे, तो इसमें ये आकृति हमको बिल्कुल मिल रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, एक निश्चित कोड भाषा में डांस को AECDN के रूप में लिखा जाता है, म्यूजिक को IUCMS के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में सॉन्ग को कैसा लिखा जाएगा? तो सॉन्ग को लिखा जाएगा OGNS। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वो किस प्रकार हो रहा है? वो इस प्रकार हो रहा है कि हमको पहले जैसे डांस है, इसमें हमको अल्फ़ाबेट के जो नंबरिंग होती है उसके अकॉर्डिंग को सेट करना है, लेकिन इसमें एक कंडीशन लगी हुई है, क्या कि जो हमारे सबसे पहले हमको स्वर को अरेंज करना है। कि डांस में स्वर कौन कौन से होते हैं? सर होते हैं A, E, I, O और U। अब डांस में सबसे पहले हमको स्वर को लेना है, तो A लेना है, क्योंकि A, E, I, O, U में भी सबसे पहले A आता है, फिर E, फिर I, फिर O, फिर U, तो A आएगा सबसे आगे। उसके बाद हमको दूसरा स्वर यहाँ पर नजर आ रहा है E, और E दूसरे नंबर पर आता है, तो फिर E। अब उसके बाद इसमें कोई स्वर नहीं बचा, फिर स्वर नहीं बचा तो फिर हम व्यंजनों को उनके जो अल्फाबेट क्रम है उसके अकॉर्डिंग जमा देंगे। E पहले D, N और C, तो सबसे पहले C आता है तो C, फिर D आता है और फिर N आता है अल्फाबेट क्रम में, क्योंकि C 3 पे आता है, D 4 पे। अब हम ऐसे ही हमको म्यूजिक में देखेंगे। म्यूजिक में स्वर देखते हैं कौन कौन से हैं। हमको नजर आ रहा है U है और I है, तो लेकिन I सबसे पहले आएगा, क्योंकि A, E, I पहले आता है, U बाद में आता है, तो I, फिर हमारा U आ जाएगा। अब बच्चे हमारे C, M, S, तो C सबसे पहले आएगा, क्यों कि अल्फाबेट में C तीसरे नंबर पर आता है, फिर हमारा M आता है और फिर S। ऐसे ही सॉन्ग में हो जाएगा। सॉन्ग में क्या हो जाएगा कि SONG, तो इसमें स्वर कौन सा है? A, E, I, O, U, तो O सिर्फ इसमें स्वर है, तो O पहले आ जाएगा। बाकी हमको S और N और G बचा, इनको हम व्यंजनों को अल्फाबेट क्रम में रखेंगे, तो सबसे पहले G आता है, फिर N आता है और फिर S, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा OGNS। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकर आकृति श्रृंखला को पूर्ण करेगा? तो हमको इसमें नजर आ रहा है कि पहले ये इस तरफ है, फिर ये इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, तो अगली बारी भी ये हो जाएगा इस टाइप से और इस टाइप से हो जाएगा, तो ये इधर इसमें भी है। लेकिन हमको जो सेकंड में इसमें दो बुक इधर फिर 90 डिग्री मूव करके फिर वापस से वापस उसी पोजीशन में फिर 90 डिग्री मूव करी, तो फिर से वापस दो बुक हो गए और वापस उसी पोजीशन में हो गए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? 103, 110, 105, क्वेश्चन मार्क, 107, 114 और 109। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 112। वो कैसे? वो इस प्रकार हो जाएगा कि हमको यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट का संबंध थर्ड का हो रहा है कि 103 प्लस 2 कराते हैं तो 105, 105 प्लस 2 करेंगे तो 107, 107 प्लस 2 करेंगे तो 109। ऐसे ही हमको सेकंड का फोर्थ से संबंध हो रहा है। 110 में हम 2 ऐड करेंगे तो 112, फिर 112 में 2 ऐड करेंगे तो 114, 114 में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 116। तो क्वेश्चन मार्क जी क्या आ रहा है? 112। इसमें है फर्स्ट का थर्ड, फिर थर्ड का 5, 5 का 7 प्लस 2 और इधर जो सम संख्याओं पे पोजीशन पे है 2 का 4, 4 का 6, तो प्लस 2 ऐड होते जा रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क जी आ जाएगा 112। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो देख लेते हैं। कि सबसे पहले हमको आ रहा है कि 2880, 480, 96, क्वेश्चन मार्क 8 4, तो 4 दूनी 8 होता है, 8 तिया 24 होता है, और 24 इंटू जब हम 4 करेंगे तो 96 होता है, 96 इंटू 5 करेंगे तो 420, और 420 इंटू 6 करेंगे तो 2880। कैसे हो रहा है दोबारा से देख लेते हैं। पहले 4 इंटू 2 करते हैं तो 8 आता है, फिर 8 इंटू 3 होगा तो 24 आएगा,
और 24 इंटू 4 करेंगे तो 96। तो ऐसे संख्या को एक संख्या बढ़ के मल्टीप्लाई होता जा रहा है। फिर 96 इंटू 5 करेंगे तो 480 और 480 इंटू 6 करेंगे तो 2880। तो क्वेश्चन मार्क जी आएगा 24। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, 6 दोस्त एम एन ओ पी क्यू और आर दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। एन पी और क्यू के ठीक मध्य में है, ओ आर के बाईं ओर ठीक बगल में है, एम पी के दाईं ओर ठीक बगल में है। यदि क्यू पंक्ति के बाईं सिरे पर बैठा है तो ओ के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो कौन बैठेगा? वो एम बैठा मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर साइड को मुँह करके बैठे हैं, ये साइड मुँह करके दक्षिण में। और कितने लोग हैं? 6 दोस्त। तो इनका दक्षिण में हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हमको यहाँ पे एक जगह लिखा है कि यदि क्यू पंक्ति के बाईं सिरे पर बैठा है, तो बाईं सिरा कौन सा हो जाएगा? तो दक्षिण की तरफ इस तरफ चेहरा रहेगा, तो बाईं सिरा रहेगा हमारा। जो हम अगर दक्षिण की तरफ इसके जो डायरेक्शन है ये वाले एरो की तरफ हम चेहरा कर लेते हैं, तो हमारा जो बाएं रहेगा वो ये वाला रहेगा। तो यहाँ पे हमारा क्यों बैठा है? क्यों बैठा है। अब हम देखते हैं आगे क्या है कि एन पी और क्यू के ठीक मध्य में बैठा है। तो एन है जो पी और क्यू के, तो क्यू यहाँ आ गया और पी यहाँ आ गया, इनके मध्य में कौन हो गया? एन हो गया। अब ओ आर के बाईं और ठीक बगल में, तो हमारा ओ आर अभी सेट नहीं हुए हैं, तो हमारे क्या है कि ओ आर के बाईं ओर है। तो ओ अगर इधर है, आर इधर है, तो ओ किधर आएगा? इसके इधर आएगा ना कि। तो ये दोनों का सेट इस प्रकार बनेगा। एम पी के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो और एम पी के दाईं ओर है, तो इनका ऐसा सेट बनेगा और इसका ऐसा सेट बनेगा। अब इन दोनों को सेट करते हैं, तो यहाँ अगर हम एम कर देते हैं तो पी के ठीक बगल में हो गया दाईं तरफ एम, और ओ आर, तो आर ओ इसी की तरह सेम ऐसे बैठ जाएंगे। यहाँ पे ये आ जाएगा आर और ओ, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ओ आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो आर ओ ये हमारा सेट हो गया। अब ओ के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो ओ के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? एम बैठा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा? तो इसमें हम वही देखेंगे, पहला अक्षर ए है, फिर सी है। अब हम देखेंगे कि ए के बाद कौन सा अक्षर आता है? सी आ रहा है, मतलब 2 ऐड हो रहे हैं, और सी के बाद क्वेश्चन मार्क है। अब सी में 2 ऐड करते हैं तो क्या आता है? ई आता है 5 पे, 5 पे फिर 2 ऐड करते हैं तो क्या आता है? 7, 7 पे होता है जी, और जी के बाद 2 ऐड करेंगे तो 7 + 2 9, 9 पे होता है आई। तो जी ई से स्टार्ट होगा, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऐप से हो रहा है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऐसे क्वेश्चन को हम पहले ही जो अक्षर समूह जो पहले ही लेटर होता है उसी से आइडिया निकल जाता है, क्योंकि अगर हम एक एक को देखेंगे तो टाइम बहुत निकल जाता है। तो आपको बस पहले को देखना, तुरंत आंसर लगाना है, क्योंकि 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट का मतलब बहुत कम टाइम होता है, उसमें आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं? तो अंग्रेजी शब्दकोश में कैसे आएंगे कि पहले जैसे पी है, पी के बाद जो लेटर आएगा वो ए आएगा, फिर बी सी डी ई एफ जी जेड तक आएंगे। फिर दूसरा अक्षर भी ऐसे ए बी सी डी से ऐसे स्टार्ट होते हैं। अगर यहाँ पे 2 अक्षर समान है, जैसे यहाँ पी और ओ पहले और सेकंड समान है, लेकिन थर्ड आएगा वो ए बी सी डी से हम स्टार्ट करके देखेंगे कि सबसे जो पहले जो शब्द आएगा वो अल्फ़ाबेट में जो पहले आ रहा होगा वो होगा। तो थर्ड पे कौन सा पहला आ रहा है? हमको सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे डी है। डी सबसे पी से पहले आता है, एल से पहले और आई से पहले। तो पहले पे जो आएगा वो 5वां नंबर आएगा। दूसरे पे कौन सा हो जाएगा? पहले पे ये आ गया। दूसरे पे डी के बाद कौन क्या आएगा? आई आएगा, तो ये आ जाएगा, क्योंकि डी के बाद थर्ड पे आई है तो फर्स्ट। आई के बाद क्या आएगा? एल और पी, यहाँ भी एल है यहाँ भी पी है, तो एल आएगा, तो इस पर हो जाएगा दूसरा। अब हमारे तीसरा और चौथे में देखेंगे कि पी ओ पी यू यू एल ए, और इधर फिर लास्ट में जाकर हमको पता आ रहा है कि यहाँ टी आ रहा है, यहाँ पे आर आ रहा है। तो पहले कौन सा आता है? आर पहले आता है, फिर टी आता है, तो इसमें आएगा चौथा और फिर थर्ड। तो ये कहाँ मिल रहा है? ये हमको ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18, ये प्रतीकों वाले एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। डिवाइड दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर प्रतीक ज्ञात कीजिए। तो पासे वाले क्वेश्चन में पहले हमको इन दोनों में से एक कॉमन देखना है। तो हमको ये
और भी कॉमन है और आई भी कॉमन है। तो सीधी सी बात है, ये दो तो आपस में कॉमन है, तो जो कॉमन नहीं है डिवाइड और स्टार ये आपस में उल्टे हो जाते हैं। ये पासे का रूल होता है। तो डिवाइड का उल्टा क्या हो गया, स्टार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, उस विकल्प पर चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे शब्द से या पद से संबंधित है। तो ये किस प्रकार संबंधित है ये देख लेते हैं। ये UEST है। तो एस जो हमारा जो लास्ट का है टी है, ये कितने पे आता है, ये 20 पे आता है। 20 में हम 2 ऐड करेंगे, 20 प्लस 2 तो 22, 22 पे क्या आता है वी, तो वी आ गया। मतलब जो इसका अंतिम है इसका फर्स्ट में 2 ऐड करेंगे तो इसका फर्स्ट लेटर आ जाएगा वी। एस कितने पे आता है, 19 पे आता है। इसमें 2 ऐड करेंगे तो 19 2 21, 21 पे क्या आता है यू, इसका सेकंड आ गया। ई 5 पे आता है, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7, 7 पे क्या आता है जी। क्यों, मतलब यू कितने पे आता है 21, 21 में 2 ऐड करेंगे तो 23, 23 पे क्या आता है डब्लू। तो यू का संबंध डब्लू से। और क्यों जो इसका फर्स्ट है इसका यहाँ पे लास्ट में संबंध होएगा। क्यों कितने पे आता है 17, 17 में 2 ऐड करेंगे तो 19, 19 पे एस, तो ये एस। ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे REACH का JECGT से है, तो एच हमारा ये अंतिम का एच फर्स्ट से हो जाएगा। तो एच कितने पे आता है 8 पे, 8 पे 2 ऐड करेंगे तो 10, 10 पे जी आता है। सी कितने पे आता है 3, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, 5 पे ई, तो सी का ई। ए 1 पे आता है तो 1 प्लस 2 करेंगे 3, 3 पे सी। ई कितने पे आता है, ई 5 पे आता है, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7, 7 पे क्या आता है जी। आर कितने पे आता है 18, 18 में 2 ऐड करेंगे टी, तो ये 20। ऐसे हम सॉल्व को देखेंगे। ई कितने पे आता है 5 में, इसका लास्ट, तो इसका प्रथम पे क्या आ जाएगा 5 प्लस 2 7, 7 पे क्या आता है जी, तो जी आ जाएगा। वी कितने पे आता है 22 में, 22 में 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा एक्स, तो जी एक्स। और एल कितने पे आता है, तीसरा वाला ये एल कितने पे आता है 12 पे, 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14, 14 पे एन, तो जी एक्स एन। ओ कितने पे आता है 15, 15 2 17, 17 पे क्यू, क्यू। एस कितने पे आता है एस 19, 19 प्लस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 21, 21 में हमारा होता है यू। तो हमारा आएगा GXNOU, जो हमको ऑप्शन नंबर थर्ड में नजर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, P% क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है। P प्लस क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की बेटी है। P बराबर क्यू का अर्थ है पी क्यू का बेटा है। P हैशटैग क्यू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है। तो L प्लस M परसेंट N इक्वल टू O हैशटैग P है, तो पी एल से किस प्रकार संबंधित है। तो हम इसमें ऐसे करेंगे कि एल प्लस एम, तो मतलब प्लस का चिन्ह ये रहा हमारा, तो पी क्योंकि बेटी है तो एल क्या है एम की बेटी है, ये वाला बन जाएगा। तो हमारा जो, और ऐसे एम स्टार एन, तो एम है जो एन का भाई है, इक्वल टू का मतलब क्या है बेटा, एन ओ का बेटा है और ओ पी की पत्नी है। तो ऐसे पी एल का किस प्रकार संबंध हो जाएगा, तो पी एल का दादा का संबंध हो जाएगा पी और एल से, तो पी जो एल से संबंध हो जाएगा दादा का। अब तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे हम लिखते चलेंगे। जैसे एल प्लस एम है, प्लस का ये रहा, तो पी क्यू की बेटी है तो यहाँ हो जाएगा एल एम की बेटी है। स्टार जे क्या है पी क्यू का भाई है तो यहाँ हो जाएगा एम एन का भाई है। बराबर का क्या है पी क्यू का बेटा है तो एम ओ का बेटा है, और हैशटैग का मतलब होता है पी क्यू की पत्नी है तो ओ क्यू की पत्नी हो जाएगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे इनको देख के रिलेशन को, तो पी एल का किस प्रकार संबंध हो जाएगा, तो दादा का संबंध हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम जीके वाले सेक्शन की बात करते हैं। जीके के 20 क्वेश्चन आते हैं। ये जो एग्जाम होता है उसमें पार्ट सेकंड था। तो पहला क्वेश्चन, 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है, तो उन्होंने मतलब किसने की थी, ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उन्होंने मतलब ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज की स्थापना की। कब, 1873 में। सत्य शोधक समाज अर्थात सत्य अर्थात सच की खोज करने वाला समाज। 24 सितंबर सन 1873 में महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित एक पंथ है। तो कब स्थापना की गई थी इसकी, सत्य शोधक समाज की 24 सितंबर 1873 में। यह एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य क्षुद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। इनकी विचार गुलामगिरी सार्वजनिक सत्य धर्म में निहित है। बौद्धिस्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इनके विचारों से बहुत प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 2, देवप्रयाग में भागीरथी डैश से मिलती है। तो भागीरथी किस नदी से मिलती है, अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक नगर है। देवप्रयाग कहाँ पे है? भारत के उत्तराखंड राज्य में टिहरी गढ़वाल जिले में। यह पंचप्रयाग में से एक है। यहाँ अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम होता है। इस संगम के आगे यह संयुक्त नदी गंगा कहलाती है। तो गंगा कहाँ से स्टार्ट होती है? तो देवप्रयाग से स्टार्ट होती है, जब अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिल जाती है। धार्मिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थान है। यह है देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास, रख रखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? तो कौन करता है? वो करता है भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अभी इसके बारे में थोड़े से जान लेते हैं, इस एजेंसी के बारे में। इसका गठन कब हुआ था? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का 27 अक्टूबर 1986। 27 अक्टूबर 1986, लगभग 37 वर्ष पूर्व। मुख्यालय इसका कहाँ है? ये 13 सेक्टर 1 नोएडा उत्तर प्रदेश। तो इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश में नोएडा में। एजेंसी कार्यपालक कौन है? अमिताभ प्रसाद। तो इसका सभापति पूछ लिया जाता है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्य या सभापति कौन है? तो वह है अमिताभ प्रसाद। इसका जो विभाग है, किस विभाग के अंतर्गत आता है? ये नौवहन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, कौटिल्य या चाणक्य भी कहते हैं इनको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा किया गया है। अपने तरह का राज्य प्रबंधक विषय यह प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी शैली उपदेशात्मक सलाहात्मक है। क्वेश्चन नंबर 5, किस खेल का मैदान प्राय अंडाकार होता है, जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज लंबा और 10 फीट चौड़ा होता है? तो 22 गज लंबा क्या होता है? क्रिकेट में पिच होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये ऐसा खेल का मैदान गोल होता है और बीच में एक आयताकार पिच होती है जो 22 गज लंबी और 10 फीट चौड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अनुच्छेद 22 को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। निरोध मतलब हिरासत एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। हिरासत दो तरह के होते हैं, एक दंड विषयक और निवारक। दंड विषयक हिरासत एक व्यक्ति जिसने अपराध स्वीकार कर लिया है और न्यायालय में उसे दोषी ठहराया जा चुका है को दंड देती है। और निवारक हिरासत वह है जिसमें बिना सुनवाई के न्यायालय में दोषी ठहराया जाए। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्योहार हिंदू माह डैश में मनाया जाता है। तो हिंदू माह के चैत्र महीने में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। गणगौर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्रों का एक त्योहार है जो चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां एवं विवाहिताएं महिलाएं शिव जी और पार्वती जी की पूजा करती हैं। पूजा करते हुए धूप से पानी की छींटे देते हुए गोर गोर गोमती गीत गाती हैं। इस दिन पूजन के समय रेणुका की गोर बनाकर उस पर महावर, सिंदूर और चूड़ी चढ़ाने का विशेष प्रावधान है। चंदन, अक्षत, धूप बत्ती, दीप, नैवेद्य से पूजन करके भोग लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चीन ने 2020 के ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते। जो अब जो क्वेश्चन बन सकता है वो इस बार ये क्वेश्चन बन सकता है कि अमेरिका ने टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीते। जो अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुआ था तो उसमें पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। वह 100 से अधिक मेडल जीतने वाला इकलौता देश है, लेकिन ओलंपिक खेलों के अंतिम दिन सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने की दौड़ में चीन और अमेरिका के बीच नजदीकी मुकाबला रहा था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है जीएसटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हम दोनों करों की बात कर लेते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर।
सबसे पहले बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर। वह कर जिसे सीधे जनता से नहीं लिया जाता, किंतु जिसका बोझ प्रकारांतर से उसी पर पड़ता है, अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। जैसे देश में तैयार किए गए वस्तुओं पर लगने वाला उत्पाद शुल्क, आयात या निर्यात किए जाने वाली वस्तु पर लगने वाला सीमा शुल्क आदि अप्रत्यक्ष कर है। जैसे सेवा कर, सर्विस टैक्स, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क आदि। जैसे आजकल हम देखते हैं कि जीएसटी ऑटोमेटिक लगा हुआ आता है। हम जब चीज़ खरीदते हैं तो हम तो चीज़ के पैसे देते हैं, लेकिन हम इनडायरेक्टली हम जीएसटी भी पे करते हैं। और प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें कर का प्रारंभिक भुगतान करने वाले व्यक्ति ही कर का अंतिम भार वहन करता है। अर्थात प्रत्यक्ष कर में कर के भार को दूसरे पर टालने की संभावना नहीं होती। उदाहरण कर आयकर, निगम कर, संपत्ति कर इत्यादि। ये जैसे हम संपत्ति को ट्रांसफर करवाते हैं तो डायरेक्ट हमसे कर लिया जाता है बोल के कि संपत्ति कर इतना है, या हम इनकम टैक्स भरते हैं, आयकर रिटर्न भरते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्तिक प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग डैश और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। तो वो होता है बचत, कि जो घरेलू उपभोग बचत और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित है। तो ये इस प्रकार की जो जरूरत जितनों की है उससे ज़्यादा लोग उस काम को कर रहे हैं, तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब बेरोजगारी कई तरह की होती है, सारी बेरोजगारी को देख लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। पहले तो बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो बेरोजगार उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कि बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम तो करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा है, उसे बोलते हैं बेरोजगार। तो एक होती है मौसमी बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि में लगे लोगों को कृषि की जुताई, बुआई, कटाई आदि कार्यों के समय तो रोजगार मिलता है, लेकिन जैसे ही कृषि कार्य खत्म हो जाता है कृषि में लगे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। दूसरे होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसकी हमने अभी बात की। प्रच्छन्न बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहते हैं जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात यदि इन लोगों को उस काम से हटा भी लिया जाए तो भी उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे यदि किसी फैक्ट्री में 100 जूतों का निर्माण 10 लोग कर रहे हैं, यदि इसमें 3 लोग बाहर निकाल दिए जाएं तो भी 100 जूतों का निर्माण हो जाए, तो इन हटाए गए 3 लोगों को प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार कहा जाएगा। भारत की कृषि में इस प्रकार की बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। तीसरी संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी तब प्रकट होती है जब बाजार में दीर्घकालिक स्थितियों में बदलाव आता है। उदाहरण के लिए भारत में स्कूटर का उत्पादन बंद हो गया है, कार का उत्पादन बढ़ रहा है। इस नए विकास के कारण स्कूटर के उत्पादन में लगे मिस्त्री बेरोजगार हो गए और कार बनाने वालों की मांग बढ़ गई। इस प्रकार की बेरोजगारी देश की आर्थिक संरचना में परिवर्तन के कारण पैदा हुई है। एक होती है चक्रीय बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण पैदा होती है। जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि का दौर होता है तो उत्पादन बढ़ता है, रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। जब अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर आता है तो उत्पादन कम होता है और कम लोगों की जरूरत होती है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती है। एक होता है ग्रसित जनित बेरोजगारी या प्रतिरोधात्मक। ऐसा व्यक्ति जो एक रोजगार को छोड़कर किसी दूसरे रोजगार में जाता है तो दोनों रोजगारों के बीच की अवधि में वह बेरोजगार हो सकता है, या ऐसा ही हो सकता है कि नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग के कारण एक व्यक्ति एक रोजगार से निकलकर या निकाल दिए जाने के कारण रोजगार की तलाश कर रहा है, जो पुरानी नौकरी छोड़ने और नया रोजगार पाने की अवधि बेरोजगारी को घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगार के अन्य प्रकार भी ऐसे होते हैं। एक ऐच्छिक बेरोजगारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार नहीं है, अर्थात वह ज्यादा मजदूरी की मांग कर रहा है जो कि उसको मिल नहीं रही, इस कारण वह बेरोजगार है। एक अनैच्छिक बेरोजगारी या खुली बेरोजगारी बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार है लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है, तो उसे अनैच्छिक बेरोजगार कहा जाएगा। तो ये हमारे बेरोजगारी प्रकार हुए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर डैश के विविध रूप हैं। तो ये किसके रूप हैं? ये कैल्शियम कार्बोनेट के रूप हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13, सीवी चंद्रशेखर को डैश में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो किसमें योगदान के लिए? भरतनाट्यम में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। भरतनाट्यम 2011 में सीवी चंद्रशेखर को भरतनाट्यम के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो कब किया गया था? 2011 में। भरतनाट्यम देवदासी संस्कृति से जुड़ा था। भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख रूप है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ होती है? तमिलनाडु में। सोमेश्वर थर्ड द्वारा लिखित कन्नड़ पाठ मानसोलास में नृत्य रूप का भी संचित रूप से वो उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्षारक लाल लिटमस पत्र को डैश कर देता है।
तो क्षारक होता है जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। जो क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है। जब एक लाल लिटमस पेपर क्षार में डुबाया जाता है तो लाल लिटमस पेपर नीले रंग में बदल जाता है, जो दिए गए घोल को क्षार इंगित करता है। जो अम्ल नीले लिटमस पत्र को या पेपर को लाल में बदल देता है। तो अम्ल तो जो नीले को लाल में कर देता है और क्षार लाल को नीले में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? तो हमको औद्योगिक विकास से क्या हानि हो सकती है, ये हम वैसे भी देख सकते हैं। उच्च राजस्व संग्रह, ये तो उल्टा होता है, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। सतत विकास, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। और आर्थिक विकास, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन हानि औद्योगिक, क्योंकि उद्योग से राजस्व का भी संग्रह होता है, सतत विकास भी होता है हमारे क्षेत्र का, आर्थिक विकास, धन की भी आमदनी होती है। लेकिन जो इसकी हानि होती है वो होती है प्रदूषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि जहाँ भी औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ प्रदूषण धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे हमें दिल्ली में देख सकते हैं कितना प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने? तो जुलाई 2022 में जो भारत के राष्ट्रपति बने थे वो द्रौपदी मुर्मू बनी थी। इससे पहले रामनाथ कोविंद थे, और रामनाथ कोविंद से पहले कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। तो द्रौपदी मुर्मू, इनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। एक भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व शिक्षिका है जो 2022 से भारत के 15वें और वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। वह इससे संबंधित पहली व्यक्ति हैं। आदिवासी समुदाय और प्रतिभा पाटिल के बाद यह पद संभालने वाली दूसरा महिला भी है। तो पहली तो है प्रतिभा पाटिल, उसके बाद दूसरे द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति पद तक पहुंची है। वह इस पद पर आसीन होने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति और स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति भी हैं। यह है द्रौपदी मुर्मू, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, डैश कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है? तो वो है मुख्यमंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि कैबिनेट की जो बात होती है वो राज्यपाल चाहता है, वो मुख्यमंत्री उसके बीच में मध्यस्थता का काम करता है, राज्यपाल और कैबिनेट के बीच में। संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद मतलब कैबिनेट के बीच मुख्यमंत्री एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री द्वारा माध्यमिकता, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य चुनाव आयोग आदि के अध्यक्ष और सदस्यों जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्तियों के संबंध में राज्यपाल को सलाह दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला? तो किसने संभाला? वो संभाला मनोज पांडे ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस पद की स्थापना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पद की स्थापना 1955 में भारतीय संसद द्वारा पारित द कमांडर इन चीफ आर्मी एक्ट के अंतर्गत हुई। इससे पूर्व इस पद का नाम कमांडर इन चीफ आर्मी हुआ करता था। इनका कार्यालय दिल्ली की रायसीना हिल्स में स्थित केंद्रीय सचिवालय के साउथ ब्लॉक में है। इस पद पर नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस पद के कार्यकाल की समय सीमा है अधिकतम 3 वर्ष या 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो। ये हैं मनोज पांडे। ये 30 अप्रैल 2019 से इस पद पर कार्यरत हैं। वर्तमान में भी यही है मनोज पांडे। क्वेश्चन नंबर 19, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन है? तो वो कौन है? वो अनुराग सिंह ठाकुर हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब मंत्रिमंडल अब भी वही है, तो हमसे मंत्रिमंडल से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सारे मंत्रिमंडल जो कैबिनेट मिनिस्टर वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम नरेंद्र मोदी, उनके पास वो प्रधानमंत्री भी है, परमाणु ऊर्जा मंत्रालय भी है, और अंतरिक्ष विभाग भी है, और कार्मिक लोक शिकायत पेंशन विभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नीति आयोग, और सभी प्रमुख नीतिगत मामले एवं सभी विभागों के किसी भी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किया गया हो, वो सब अंदर आते हैं मोदी के। अब मोटे मोटे देख लेते हैं जिनके पास एक एक मंत्रालय है। राजनाथ सिंह के पास कौन सा है? रक्षा मंत्रालय। अमित शाह के पास कौन सा है? गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय। नितिन जयराम गडकरी के पास कौन सा है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। मनसुख एंड मांडविया, इनके पास कौन सा मंत्रालय? स्वास्थ्य मंत्रालय और उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय। निर्मला सीतारमण के पास कौन सा है? वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। किरेन रिजिजू के पास कौन सा है? कानून एवं न्याय मंत्रालय। एस जयशंकर के पास कौन सा है? विदेश मंत्रालय। और धर्मेंद्र प्रधान के पास कौन सा है? शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। अर्जुन मुंडा के पास कौन सा है? जनजातीय कार्य मंत्रालय। अश्विनी वैष्णव के पास रेल मंत्रालय और संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। गजेंद्र सिंह शेखावत के पास जल शक्ति मंत्रालय। ज्योतिराव सिंधिया के पास नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय भारत सरकार। गिरिराज सिंह के पास ग्रामीण विकास मंत्रालय। हरदीप सिंह पुरी के पास आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय। भूपेंद्र यादव के पास श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। जी किशन रेड्डी के पास पर्यटन मंत्रालय और अनुराग सिंह ठाकुर के पास खेल मंत्रालय।
क्वेश्चन नंबर 20, अलरमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है? तो ये है भरतनाट्यम के प्रतिपादक हैं। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है अलरमेल वल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये हमारे जीके क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम मैथ वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो सेक्शन थर्ड था वो मैथ का था, इसके भी 20 क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक मोबाइल की कीमत से पहले क्रमिक रूप से 5%, 2% की कमी होती है और उसके बाद कीमत में क्रमिक रूप से क्रम से 10%, 20% की वृद्धि होती है। मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन क्या है? तो इसमें सीधा सी बात है, हम पहले मान लेते हैं कि उसका जैसे 100 रुपये उसके रेट है मोबाइल की। तो पहले क्रमिक रूप से कमी कितने की? 5%। तो 5% का मतलब 95/100। उसके बाद फिर 2% तो 98/100। उसके बाद उसमें वृद्धि हुई है 10% और 20% की, तो 110/100 और 120/100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 22 से 223/250%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 800 मीटर की दूरी पर है। यदि वे क्रम से 8 किलोमीटर पर आवर और 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूर तक दौड़ना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 6400 मीटर पुलिस अधिकारी को दौड़ना होगा चोर को पकड़ने के लिए। कैसे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कि दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो उनकी जो सापेक्ष चाल हो जाएगी, पुलिस की तो है 8 किलोमीटर पर आवर और चोर की है 7 किलोमीटर पर आवर। तो पुलिस और चोर की जो सापेक्ष चाल निकल के आएगी वो आएगी 1 किलोमीटर पर आवर। 8 - 7 = 1 किलोमीटर पर आवर। अब हम देखेंगे कि दूरी, अब चूंकि वो 800 मीटर के उन दोनों के बीच में डिफरेंस है, 800 मीटर की दूरी पर चोर है, फिर दोनों के बीच में जो गैप है 800 मीटर हो गया। तो 800 मीटर को हम किस में चेंज कर लेंगे? किलोमीटर में। तो 800/1000 तो ये जाएगा 0.8 किलोमीटर। तो सापेक्ष चाल 1 किलोमीटर पर घंटा और दूरी हमारे 8 किलोमीटर हो गई। तो पुलिस द्वारा पकड़ने में लगा समय कितना हो जाएगा? समय बराबर होता है दूरी अपन 4, तो दूरी 0.8 हमने ये किया है और अपन 1 जो सापेक्ष चाल उनके, तो 0.8 घंटे आ जाएगा। अब इतनी देर में पुलिस कितनी दूरी तय करेगा? क्योंकि उसकी चाल कितनी है 8 किलोमीटर पर घंटा, तो 0.8 घंटे में कितना चलेगा? पुलिस द्वारा तय की दूरी 4 × समय, दूरी बराबर होता है 4 × समय, तो 8 × 0.8 घंटे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 0.4 किलोमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6400 मीटर। तो पुलिस द्वारा तय की दूरी हो जाएगी 6400 मीटर, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होगी 10.25%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वो कैसे, वो देख लेते हैं कि सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जैसे कि 5% की वृद्धि की जाती है त्रिज्या, पहले त्रिज्या हम क्या मान लेते हैं कि पहले त्रिज्या क्या है? 10 है। अब पहले जब त्रिज्या 10 थी तो इसका जो क्षेत्रफल निकल के आएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितने आ जाएगा? क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 4πr², 4πr²। तो ये हो जाएगा 100, r² मतलब 10, 10 की पावर 2 तो 100 × 4π। 4π को ऐसा रहने देते हैं क्योंकि उसमें 4π आएगा जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा हुआ क्या निकालेगी जब त्रिज्या बढ़ जाती है। तो r 5% बढ़ा देते हैं त्रिज्या को, तो 105/100। तो ये त्रिज्या निकल के कितनी आ जाएगी? 10.5। और 10.5 का स्क्वायर करेंगे और 4π से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो ये कितने निकल के आएगा? ये आ जाएगा 110.25 × 4π। 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा और 110.25 - 100 करेंगे तो आ जाएगा 10.25%। तो जो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल निकल के आएगा वो आ जाएगा वृद्धि, कितने प्रतिशत की वृद्धि है? 10.25% की। क्वेश्चन नंबर 4, 5/16 और 7/8 × 6 + 15 - 10 का सरलीकृत मान क्या होगा? तो इसका सिंपल सा है कि ऑप की जगह क्या आता है? ऑप का मतलब होता है का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 5/16 × 7/8 × 6 + 15 - 10। अब यहाँ से 2 से एक बार 6 कट जाएगा 3 बार और ये कट जाएगा 4 बार। 16 × 64 होता है 64 और ऊपर कितना हो जाएगा? 7 × 35, 35 और × 3 करते हैं तो 105/64 + 5, क्योंकि 15 में से -10 चल जाएगा तो 5 बचेगा। अब इसको हम एलसीएम आ जाएगा 64, तो 105 + 64 × 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 × 20 असल 2 और 56 30 और 2 32, 320 + 105 करेंगे तो ये आ जाएगा 425/64। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5,
वर्तमान जन्म दर प्रति 10,450 है, जबकि संगत मृत्यु दर प्रति 10,120 है। प्रतिशत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में शुद्ध संवृद्धि दर ज्ञात करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3.3%, ऑप्शन नंबर 2। वो कैसे? वो इस प्रकार हो जाएगा कि प्रति 10,000 है तो 450 है, और प्रति 10,000 पे है तो हमको इसको 100 पे निकाल लेंगे, और 100 पे निकालेंगे तो इसका 450 में हम एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, और मतलब 100 पे निकालेंगे तो इसका 100 को भाग दे देंगे तो आ जाएगा 100 पे 4.5 प्रति सैकड़ा। और जो मृत्यु दर है वो प्रति 10,120 है, 120 है प्रति 10,000। तो हम 2 जीरो कम कर देंगे, नीचे प्रति सैकड़ा निकालेंगे तो 2 जीरो ऊपर 2 पॉइंट लगा देंगे, 2 अंक छोड़ के, तो ये जाएगा 1.20 पर 100। अब मृत्यु जन्म दर 4.5 है प्रति सैकड़ा, और मृत्यु दर है वो 1.2 है, तो इनको माइनस कर देंगे तो जो वृद्धि आएगी वो कितनी आएगी? 4.5 माइनस 1.2, तो ये आ जाएगी 3.3%। इसका राइट आंसर, क्योंकि परसेंट प्रति 100 सैकड़ा पे हम निकाल रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6, एक चोर 15 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। 12 सेकंड दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ शुरू करता है। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर तक दौड़ना पड़ेगा? तो कितने मीटर तक दौड़ना पड़ेगा? 720 मीटर तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जैसे कि आपको पता है कि ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। अब इसमें पहले हमको दूरी दी हुई थी चोर और पुलिस के बीच में 800 मीटर। इसमें हमको टाइम देते 12 सेकंड तक दौड़ता है चोर। तो चोर की चाल कितने? 15 मीटर पर सेकंड। तो 12 सेकंड में कितना दौड़ लेगा वो? तो 15 × 12, तो ये कितना हो जाएगा? 180 मीटर। तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस चोर और पुलिस के बीच में 180 मीटर का है, और पुलिसकर्मी उसी दिशा में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ शुरू करता है। तो इनके जो सापेक्ष चाल है उसमें डिफरेंस हम देख लेते हैं कितने का है? 5 मीटर पर सेकंड का है। और पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर दौड़ करना पड़ेगा? तो इसको हम निकाल लेंगे सबसे पहले कि सापेक्ष चाल कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकंड, और दूरी कितनी है? 180। तो 100 दूरी अपॉन, हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होएगा? दूरी अपॉन चाल, तो 180 अपॉन 5, तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 15 और 5 × 30, मतलब 36 सेकंड। अब 36 सेकंड में पुलिसकर्मी चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर दौड़ना पड़ेगा? तो पुलिसकर्मी की कितनी है चाल? 20 मीटर पर सेकंड। तो 36 × 20, 36 × 20 का 36 दूनी 72, एक जीरो लग जाएगा, 720 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7, एक घंटे में ए 5 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है, बी 3 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है। निर्धारित कीजिए कि जब वे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उन्हें 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा? तो हम जानते हैं कि ए जो 5 करता है और बी 3 करता है, कितने? 1 घंटे में। तो दोनों एक साथ काम करेंगे तो वो 5 करता है, वो 3, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 कुर्सियों को पेंट कर देते हैं 1 घंटे के अंदर। तो एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 40 कुर्सियों को निकालना है, तो 40 अपॉन 8, 8 × 40, तो 5 घंटे में वो 40 कुर्सियाँ कर देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8, सोनी ने एक मोबाइल फ़ोन राजू को 10% के लाभ पर बेचा। राजू ने इसे आलोक को 5% की हानि पर बेच दिया, और आलोक ने इसे सोहन को 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि सोहन ने इसे 6,270 में खरीदा तो सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य क्या होगा? तो सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? वो इस प्रकार हो जाएगा कि पहले जो सोहन है उसने 6,270 पे किए, सोहन को आलोक ने इसे सोहन को 20% के लाभ पर बेचा, तो हम इसको लाभ पर बेचा तो इसको थोड़ा सा नुकसान कर देंगे, तो 100/120 आएगा। ये आलोक का जो आलोक ने खरीदा वो रेट आ गई। उसके बाद राजू ने इसे आलोक को 5% की हानि पे बेचा, तो 100/95 हो जाएगा। तो ये कितना राजू का, इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये राजू का क्रय मूल्य आ जाएगा। और सोनी ने राजू को 10% के लाभ पर बेचा, तो 100/110, 100/110। इसको पूरे समीकरण कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो निकल के आएगा सोनी के लिए मोबाइल क्रय मूल्य हो जाएगा 5,000 रुपये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9, यदि आप 2,500 में एक जैकेट खरीद रहे हो और 4,500 में वैसी 2 जैकेट खरीद रहे हो तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक जैकेट का अंकित मूल्य 2500 है। अब 2500 तो 2 जैकेट का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? टोटल 5,000 हो जाएगा। अब जबकि 4,500 में वही 2 जैकेट खरीद रहे हैं, तो 4,500 में खरीद रहे हैं तो हमको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 500 का। 500 का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है? 5,000 पे। 5,000 × 100, तो ये हो जाएगा कितने की छूट मिल रही है? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 × 5 10%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10, 12, 25 और 18 से विभाज्य
3 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात करें। तो पूर्ण अंतर हो जाएगा 900। वो कैसे? वो इस प्रकार हो जाएगा। सबसे पहले हम 12, 25 और 18 का क्या निकालेंगे? हम इसका एलसीएम निकालेंगे। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 × 12, 25 और 9 दूनी 18, 3, 3 दूनी 6, 25 और 3, तो 2, 3 और 5, तो ये बन जाएगा 2 × 3 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 900। तो ये हमारा 900 आ गया। जो 900 ऐसी संख्या जो इनका तीनों संख्याओं का भाग जाता है और ये 3 अंकीय भी है। तो 900 के बाद ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें ये तीनों को भाग जाएगी? तो वो 1800 होगी। लेकिन 1800 4 डिजिट की संख्या हो जाती है। तो 900 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 3 अंक जिसमें 12, 25 और 18 का भाग जाता है। और 4 अंक सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1800 हो जाएगी, क्योंकि 900 के बाद जो संख्या आएगी जिसमें भाग जाएगा वो 1800 ही है। 1800 है 3600, नहीं 2700, 9 9 9 18 होते हैं, 2700 में चल जाएगा, 3600 में चल जाएगा। लेकिन हमको 4 अंक की सबसे छोटी संख्या लेनी तो 1800। अब इन दोनों का माइनस करेंगे 900 इसमें से, इनको जो डिफरेंस आएगा, जो पूर्ण अंतर आएगा वो आ जाएगा 900 ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11, एक दुकानदार किसी वस्तु की खरीद पर निम्नलिखित 3 छूट योजनाओं की घोषणा करता है। इनमें से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे अच्छी योजना है? तो ए 15% और 18% की 2 क्रमागत छूट है, बी 6 वस्तु खरीदे और 2 मुफ्त पाए, सी 30% की एकल छूट। तो इसमें जो सबसे प्रॉफिटेबल होगी वो ए होगी, 15% और 18% की 2 क्रमागत छूट। वो कैसे? वो इस प्रकार होगी कि हम सबसे पहले 15% की छूट, मानने की कोई वस्तु 100 रुपये की है और उसकी छूट हम 15% की दी, तो वो कितने की रहेगी? 85 की। फिर 18% छूट दी तो वो कितना हो जाएगा? 82/100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये छूट लगभग कितनी निकल के आएगी? ये हो जाएगा कितना? 69.7। तो 100 - 69.7 करेंगे तो ये लगभग कितनी छूट आएगी? 30.3% की। तो सी से ज़्यादा है क्योंकि सी 30% ही हो रही है। और बी 6 वस्तु खरीदो 2 मुफ्त दें, क्योंकि पहले ए की तो टोटल कितने हो गए? 30.3%, जो सी से ज़्यादा है। और बी 6 वस्तु खरीदो 2 मुफ्त पाए तो कितनी की छूट प्राप्त हो रही है? 2 की। कितने पे? टोटल वस्तु कितने मिल रही है? 8 × 100, तो ये हो जाएगा 25%। तो सबसे ज़्यादा क्रमागत छूट कौन सी अच्छी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, योजना ए। क्वेश्चन नंबर 12, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 392 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 175 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। वो कैसे? वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि शंकु का आयतन कितना क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन हमको दिया है 392 पाई, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू हमको दी हुई है 24 सेंटीमीटर है, तो 24 से यहाँ पर रख देंगे बराबर 392 पाई। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 49, आर की वैल्यू हो जाएगी 7। अब शंकु का वक्र क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अब एल हमारे पास है नहीं तो एल निकाल लेंगे। एल बराबर होता है एल बराबर √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर की वैल्यू 7 है और एच की हमको दी हुई है कितनी? 24। तो 7 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 625 टोटल ऐड होकर। एल की वैल्यू निकल के आ जाएगी 25। अब क्षेत्रफल निकाल लेंगे पाई आर एल। पाई एल कितने? 25 इंटू आर कितना है? 7। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 175 पाई। क्वेश्चन नंबर 13, 2 व्यक्तियों ए और बी के भार का अनुपात क्रम से 5:3 है। यदि ए के भार में 5% की वृद्धि हो जाए और ए और बी का कुल भार 15% बढ़कर 92 kg हो जाए तो बी के भार में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो बी के भार में हुई प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी 31.67%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पहले माना ए और बी कितना भार है? ए का और बी का। ए का माना 5x और बी का माना 3x, क्योंकि उनका अनुपात दे रखा है 5:3। अब ए के भार में 5% की वृद्धि हुई तो ए के भार में जो 5% की वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x इंटू 105/100 इक्वल टू ये निकल के आ जाएगा 5.25x। अब कुल भार 15% बढ़ाकर, मतलब जो उनका ए और बी का टोटल भार है उसमें 15% बढ़ाकर उसका इक्वल कितने का कर दिया? 92 kg के। तो ए प्लस बी के 15% बढ़ा देंगे तो 115/100 बराबर 92 kg। तो ए और बी के जो हमने भार माना तो कितना? 5x प्लस 3x, तो ये टोटल 8x इंटू 115/100 बराबर 92। तो 8x बराबर 92 इंटू 100/115, एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी 10। अब ए का बाहर निकल के आ जाएगा, हमने माना था 5x, तो 5 इंटू 10 बराबर 50। ऐसे बी का 3x, तो 3 इंटू 10 30। अब 5% की वृद्धि हुई ए में
तो x की वैल्यू यहाँ पे भी रख देते हैं। जब 5% की वृद्धि होती है तो ये आ जाता है 52.5 kg, किसकी, a की वैल्यू। तो अब a और b दोनों की वैल्यू 92 जब 15% बढ़ती है तो a के तो कितने आए 52.5 प्लस b बराबर 92, तो b की वैल्यू निकल के आ जाएगी 39.5। तो ये कितनी परसेंट बढ़ी हुई है, तो ये आ जाएगा 9.5 अपॉन पहले कितना था भार 30 इंटू 100, तो 31.67% बी का भार में वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 14, क्रम से 50 और 80 के औसत अंक वाले छात्रों की दो कक्षाओं ए और बी को मिलाने पर प्राप्त औसत अंक 60 है। कक्षा ए और बी में छात्रों का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उनमें अनुपात हो जाएगा 2:1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वो कैसे, वो देख लेते हैं। माना कक्षा ए और कक्षा बी के विद्यार्थी एक्स और वाई हैं, तो उनका हमको औसत दिया है कि कितना 60 है। जब ए और बी को मिलाने पर, दोनों कक्षाओं के बच्चों को मिलाने पर प्राप्त औसत अंक 60 है। तो एक में कितने हैं, तो ए में कितने हैं एक्स, तो एक्स औसत जो है अंक वो कितना है 50, तो एक्स इंटू 50 प्लस वाई इंटू वाई छात्र हैं, बी में वाई इंटू 80 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो ये आ जाएगा औसत जो कितना होगा 60। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस वाई से, 60x प्लस 60y बराबर 50x और ये 80y। तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10x बराबर 20y, x अनुपात y बराबर हो जाएगा 2:1। यही हमारा अनुपात आ जाएगा ए और बी के छात्र विद्यार्थियों, क्योंकि x और y माना है तो x अनुपात y बराबर हो जाएगा 2:1। तो विद्यार्थियों का अनुपात आ जाएगा 2:1। क्वेश्चन नंबर 15, एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होकर 3 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से 14,112 हो जाती है। धनराशि ज्ञात कीजिए। तो धनराशि कितने हो जाएगा 8,186.67 रुपये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वो कैसे, इसको सिंपल सा है कि कितने हो जाते हैं 14,112, कितने 3 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर चक्रवृद्धि है। तो इसका जो निकल के आएगा वो कैसे आएगा, इसको हम करेंगे 20% के, तो 100 अपॉन 120 इंटू 100 अपॉन 120 इंटू 100 अपॉन 120, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, एक्स अपॉन वाई और वाई अपॉन जेड के वर्गों का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इनका वर्गों का, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, इधर वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। अब वर्गों का मध्य अनुपात का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए का स्क्वायर, मतलब जो पहली संख्या है ए इंटू बी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। अब ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। तो अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, तो ये बाहर निकलेगा अंडर रूट से, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन जेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि मध्य अनुपात का फॉर्म होता है अंडर रूट जो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। क्वेश्चन नंबर 17, 3 सीटी की कीमत 3300 है तो 10 सीटी की कीमत क्या होगी। तो 3 की 3300 है तो ए की कितने हो जाएगी, 3 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगी 1100, और तो 10 की कितने हो जाएगी, एक जीरो और लग जाएगा तो ये हो जाएगी 11,000। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18, यदि 12 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 36 दिन में कर सकती हैं तो 16 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लेंगे। तो वो समय लेंगे 10 ही 4/5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19, 1 लाख का एक घर ए द्वारा बी को 6% के लाभ पर बेचा जाता है। बी घर वापस ए को 3% हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में ए का लाभ या हानि क्या है। तो इस पूरे लेन देन में ए का लाभ हो जाएगा 2,820 रुपये का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कैसे, सबसे पहले हम ऐसे कर देंगे कि 1 लाख 6% के प्रॉफिट पे बेचा, तो प्रॉफिट पे बेचा तो हो जाएगा 1,06,000 रुपये। ये बी को दे दिया तो 6% का लाभ 1 हो गया। अब बी इसको 3% हानि पे देगा तो 3% हानि पे देगा तो 97/100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल जो ए का प्रॉफिट रह जाएगा वो रह जाएगा। तो पहले तो 6,000 का था लेकिन वापस उसी को दे दिया, तो ये वापस जो माइनस हो जाएगा, जो इसको कैलकुलेट करेंगे 97/100 को, तो ये वैल्यू आएगी वो उसको माइनस कर देंगे 1,06,000 में से वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो आ जाएगी 3,180 रुपये। जो कि ये क्वेश्चन में ये ऑप्शन नहीं है, तो ये ऐसे ने ये क्वेश्चन डिलीट किया था, क्योंकि जो इसका रियल आंसर आना चाहिए था वो 3,180 आएगा, क्योंकि 6% लाभ पर बेचा एक और ने बी को, तो उसका 1,06,000 रुपये हो गया। 6,000 प्रॉफिट, बी ने 3% हानि पर ए को वापस दे दिया तो 1,06,000 था उसका बी के लिए तो क्रय मूल्य, उसको वापस ए को देगा तो 97/100, तो ये जाएगा 1,02,820। तो इसका जो प्रॉफिट होगा वो रह जाएगा 3,180 रुपये का। लेकिन इसमें 2,820 ये वैल्यू दी हुई है, लेकिन ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं। एम कॉम में 500 में से 450 छात्र पास हुए, जबकि एमए में 2,000 छात्रों में से 1,500 छात्र पास हुए।
कॉलेज का संयुक्त पास प्रतिशत क्या है? तो इसमें सीधा सा फंड आएगा। एम को में 506 है और इसमें एम ए में 2000, तो टोटल छात्र कितने हो गए? 2500 हो गए। और पास कितने हुए? 450 और 1500 1950 इंटू 100, 1950 इंटू 100। अब पास प्रतिशत कितना निकल गया? 100 से 2 जीरो 25 से इसको भाग देंगे तो ये 78 बढ़ जाएगा, तो 78%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये हमारे मैथ के क्वेश्चन हो गए। अब हम हिंदी वाले की बात कर लेते हैं। हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आग में डैश डालना। तो हम ये मुहावरा नॉर्मली प्रयुक्त करते हैं कि आग में घी डालना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आग में घी डालने का मतलब होता है कि क्रोध को और भड़काना या लड़ाई को और बढ़ा देना। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। जो अस्त व्यस्त हो उसे बोलते हैं विपर्यस्त, और जो विद्युत प्रभय, जो विद्युत की तरह जो चमकीला होता है उसको विद्युत प्रभय बोलते हैं। विकिरण, जो विस्तृत होता है मतलब जो फैला बिखराव होता है उसको विकिरण बोलते हैं। विज्ञप्ति का मतलब होता है जो सूचना देने को विज्ञप्ति बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी की साधना असाधारण थी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये एकथनीय तो हो ही नहीं सकता, असहनीय अनस्वीकृत नहीं होता, तो इसका जो इसमें सही फिट बैठेगा वो होता है असाधारण। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? हिंदी के क्वेश्चन तो आपको फट करने हैं, 2-4 मिनट में आपको 10-20 के सवाल कंप्लीट करने हैं, क्योंकि हिंदी ही आपको टाइम, हिंदी और जी के ये क्वेश्चन तो आपको 10 मिनट के अंदर फिर करना है, जिससे 50 मिनट आपको मैथ और रीजनिंग के लिए बच सके। और हिंदी के हम अलग से एक सीरीज भी चल रही है कि आपको सिर्फ हिंदी के क्वेश्चन निकाल के आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं 20 क्वेश्चन। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम से और अगर उसको इंग्लिश के क्वेश्चन चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, वीडियो के अंदर आपको इंग्लिश वाले क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे जो 20 क्वेश्चन साथ में आते हैं, क्योंकि वहाँ एक लैंग्वेज चूज करनी होती है, हिंदी या इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? राधा अच्छा लड़की है, तो राधा अच्छा ये पुल्लिंग हो गया, तो ये गलत हो गया। राधा अच्छी लड़का है, तो ये लड़का पुल्लिंग हो गया, जबकि राधा स्त्रीलिंग है। राध अच्छे, तो ये अशुद्धि शब्द है। राधा अच्छी लड़की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है? तो सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2 में, उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है। तो यह की जगह वह आएगा, क्योंकि उसके हाथ में है। यह जब वो मेरे हाथ में होती तो हम उसको यह कहते कि यह मेरी है, लेकिन वो उसके हाथ में तो वह मेरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह की जगह वह आएगा। ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? भारतीय जनमानस के बीच माता सरस्वती संगीत कला की जननी के रूप में पूजनीय है। तो सरस्वती का जो पर्यायवाची होता है वो हंसवाहिनी होता है, विमला भी होता है और शारदा भी, लेकिन सहचरी होता है सखी का पर्यायवाची। तो इसका जो राइट मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सरस्वती सहचरी का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, कैंसर रोग बड़ा दुसाध्य है। तो इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। तो दो के बाद विसर्ग आएगा फिर साध्य आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये शब्द शुद्धि से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे बोलते हैं युधिष्ठिर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और युजुत्सु उसको बोलते हैं जो युद्ध करने की इच्छा रखता हो। योजक जोड़ने को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। वह अमीर होने पर भी संतुष्ट नहीं है। तो संतुष्ट की जगह आएगा सुखी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10, दीक्षांत समारोह उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? तो दीक्षांत समारोह किसके लिए बोलते हैं? जब हमारी एजुकेशन डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो समापन के दीक्षा समापन पे यह कार्यक्रम किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। शिक्षा के समापन में किया जाने वाला संस्कार से है। क्वेश्चन नंबर 11, कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। यहाँ था भी आ गया कि था और कुछ समय उपरांत, तो ये दोनों सब पास्ट के लिए डिनोट हो रहे हैं, लेकिन एक ही आएगा, इसलिए अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग कौन सा हुआ है? कुछ समय उपरांत। ये हटा देते हैं तो भी इसका वही मतलब निकलेगा कि हमारा साहित्य उच्च कोटि का था, कि मतलब थोड़े कुछ समय पहले था, अब नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12, अनु बहुत सुंदर लड़की है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो अनु बहुत सुंदर लड़की है। तो सुंदर तो विशेषण हो गया और बहुत उसकी विशेषण का प्रविशेषण हो गया कि उस पर जोर दे रहा है ये सब कि बहुत सुंदर है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। बिजली, तो बिजली का जो सही पर्यायवाची होता है वो दामिनी होता है। एक चपला भी होता है बिजली का पर्यायवाची। और पद्मा, यामा, अर्कजा ये इसके पर्यायवाची नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से माता का समानार्थी शब्द नहीं है। तो माता का जननी भी होता है, अम्मा भी होता है, मैया, लेकिन वामा नहीं होता। वामा होता है नारी का पर्यायवाची। नारी का अबला, नारी, वामा ये नारी के पर्यायवाची होते हैं, स्त्री। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। आसमान पर चढ़ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिमान होना, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि कोई आसमान पर चढ़ रहा है मतलब अभिमान का घमंड हो रहा है उसको, ये हम आम बोलचाल में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये गद्यांश है। इसे 16, 17, 18, 19, 20 ये पांचों क्वेश्चन इस गद्यांश में हमको एक गद्यांश में सब फिट करने हैं। पहला क्वेश्चन 16 रिक्त स्थान फर्स्ट, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। विद्या अभ्यास से डैश होती है, तो विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है, तो पहले स्थान में क्या आएगा प्राप्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब 17 में सेकंड स्थान में क्या आएगा, जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में निपुण नहीं होता है, मतलब पारंगत नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात बुद्धिमान बन सकते हैं, तो कमजोर तो हो ही नहीं सकता कि भाई अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि भी नहीं होगा कि बुद्धि बन जाते हैं, ये भी फिट नहीं बैठ रहा, और अभ्यास बन जाते हैं ये भी नहीं, तो वो होता है बुद्धिमान बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, जो पहले से सुजान होते हैं अभ्यास उन्हें और अधिक क्या बना देते हैं, अकुशल, ये भी गलत। मजबूत भी फिट नहीं बैठ रहा, मजबूत बना देता है, ये सारे स्ट्रॉन्ग की बात नहीं हो रही है। सफलता बना देता है, ये भी नहीं, कुशल बना देता है, तो इसका चौथे में आएगा कुशल। पांचवें में क्या आएगा, बना देता है जिससे वे कार्य में पारंगत हो जाते हैं। अभ्यास को डैश की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, तो सीमा आ गया तो मतलब समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, तो इसमें आएगा 4। तो ये हमारे एसएससी जीडी का जो 1 फरवरी 2023 में कंडक्ट हुआ था एग्जाम, उसका मॉर्निंग वाले शिफ्ट का ये पेपर है। इसके बाद हम आफ्टरनून वाले शिफ्ट का लाएंगे। कंप्लीट जितने भी 60-70 सेट हुए थे जो शिफ्टों में एग्जाम हुए थे वो कंप्लीट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। दिल्ली पुलिस के भी हमने आपको 21-22 सेट प्रोवाइड करवाए थे, आप उनको भी देख लीजिए क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसकी लगातार पर डे आपको एक सेट मिल जाएगा, तो अब आप चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।